नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक को समझने का प्रयास किए थे। आज हम लोग देख रहे हैं उसी कड़ी में दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। मतलब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा या वर्णन कहां से कहां तक किया गया है। तो किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो प्रत्येक व्यक्ति को वहां के मतलब कि उस देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त करवाया जाता है। और डेमोक्रेसी कंट्री का यह पहचान होता है कि वहां के जनता को क्या अधिकार दिया गया है। फंडामेंटल राइट किस प्रकार से है। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या हम बोल सकते भाग है। फंडामेंटल राइट का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में बिल्स ऑफ राइट कहा जाता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है और यह भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट कुल 6 प्रकार का मतलब क्या, कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार के संबंध में चर्चा किया गया है, जिसमें विभिन्न आयामों को दर्शाया गया है। जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक को देखे थे, जिसमें था कानून के समक्ष समता का अधिकार, विधियों का समान संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल स्थान के आधार पर विभेद निषेध शैक्षणिक संस्थानों में। अनुच्छेद 16 था लोक नियोजन में मतलब क्या नौकरियों में आरक्षण के संबंध में चर्चा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अस्पृश्यता का अंत जो है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं छुआछूत के संबंध में यहाँ पर भारतीय नागरिक संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत छुआछूत जो है वह विभेद बताया, मतलब छुआछूत नहीं करना चाहिए, समाज में छुआछूत नहीं होना चाहिए किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में या कहीं पर भी छुआछूत का जो आधार है वह बेस नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 18 था उपाधियों का, जिसमें था शैक्षणिक और सैनिक उपाधि छोड़कर कोई भी उपाधि राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, मतलब किसी को राजा महाराजा की उपाधि नहीं दी जाएगी। या कोई व्यक्ति यदि भारत रत्न प्राप्त है या पद्मश्री या राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो इन सबों को अपने नाम के साथ नहीं लगाएगा। और कोई व्यक्ति यदि विदेश से कोई ऊपर पुरस्कार या उपहार या भेंट प्राप्त करता है तो उसे उससे पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। तो यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक। आप लोगों को पता होगा, आदमी पहले यह सोच रहा था कि ट्विटर से या फेसबुक से या यूट्यूब पर कमेंट करने से कुछ भी नहीं होता है, लगता है हम लोग का कोई कमेंट देखता ही नहीं है। और देखिए इस कमेंट का इतना अधिक प्रभाव पड़ा है, इतना अधिक प्रभाव पड़ा है जितना कोई आदमी कल्पना भी नहीं किया था। इसलिए बोला था कि एकता में शक्ति होती है। लगभग 40 से 50 लाख स्टूडेंट इस ट्विटर पर इस ऑनलाइन कैंपेन में पार्टिसिपेट किए और इसका परिणाम अब सामने आ रहा है। हरियाणा बोर्ड 2 से 3 दिन पहले हरियाणा एसएससी का रिजल्ट 12 बजे रात में इशू किया। भारत सरकार का सेंट्रल एसएससी 1 महीना के अंदर बोला रिजल्ट जारी करेंगे। एनटीपीसी सबसे बड़ा एनटीपीसी की एग्जाम की घोषणा कल कर दी गई है। क्या तो 15 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा। तो यह बहुत बड़ी कैंपेन है। इसलिए बोला था कि शिक्षित लोग जब आंदोलन करते तो वह बहुत ही भयावह और विनाशकारी होता है। और वास्तव में देखिए कोई लोग सड़क पर नहीं उतरा, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ, कहीं आगजनी की घटना नहीं घटी, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को विद्यार्थियों को बातों को ध्यान में रखते हुए अगला कदम सरकार उठा रही है। तो इसलिए एकता बनाकर रखिए। अब अपने बिहार का बारी है। अब बिहार, यूपी मतलब कि अब स्टेट वाइज आपको ट्विटर पे करना है। अब ट्वीट चाहे ट्विटर पे हो चाहे यूट्यूब पर हो, जहां भी देखिए नीतीश कुमार जी का भाषण या उनका स्पीच या रैली, वहां पर बस एक ही चीज कमेंट कीजिए, हमें रोजगार चाहिए। इसके अलावा कोई कमेंट नहीं कीजिए, भाषण कैसा है नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। बिहार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। नौकरी के बारे में यदि देखा जाए तो बिहार एसएससी 2014 में एग्जाम हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। डेट आ गया लेकिन वो भी सिर्फ राजनीतिक डेट है। एग्जाम लेगा कब रिजल्ट देगा नहीं देगा इसमें कोई। बीपीएससी का भी वही हाल है, बिहार एसएससी का भी वही हाल है, टीचर का भी वही हाल है। मतलब क्या बिहार का भी अत्यंत दयनीय है। तो बिहार के छात्रों को इसमें एकता दिखाना होगा
और जिस तरह से इंडिया लेवल पर सुनवाई हुई है उसको आधार मानकर आप लोग बिहार सरकार के ऊपर अधिक से अधिक कटाक्ष कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जो भी बिहार का न्यूज चैनल हो, कोई भी सचिव हो, कोई भी सरकार का कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी बोला उसको बस एक ही चीज कमेंट कीजिए, ट्विटर पे हैशटैग करके उन सबको टैग कीजिए, उन सबको कमेंट भेजिए इस चीज के बारे में। देखिए कितनी बड़ी ये कैंपेन चलेगी। तो आज हम चलते हैं फंडामेंटल राइट, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, उसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। तो ऐसे नहीं बोल रहे 19 3 22, 19 20 21 21 1 और 22, कुल 5, 19 20 21 21 1 और 22। इन सभी अनुच्छेदों में राइट टू फ्रीडम का चर्चा किया गया है। लेकिन हम लोग बोलते भाषण बोलते हैं 19 3 22, मतलब क्या राइट टू फ्रीडम 3 अनुच्छेद में, ऐसा नहीं करना है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद है 19। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत, अनुच्छेद 19 के 1 के तहत कुल 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त था, कुल 7 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था अनुच्छेद 19 1 के तहत। लेकिन 44 अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को इस स्वतंत्रता के अधिकार से, मतलब क्या मूल अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का ए के तहत। पहले कुल 7 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया था, लेकिन अब वर्तमान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19 के 1 के तहत 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। जहां पर अनुच्छेद 19 1 स्वतंत्रता का प्रावधान करती है, अनुच्छेद 19 1 यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करती है, वहीं पर अनुच्छेद 19 2 से लेकर अनुच्छेद 19 6 तक इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है, मतलब क्या प्रतिबंध लगाने की चर्चा करती है। तो अनुच्छेद 19 1 के तहत जो स्वतंत्रता है, सबसे पहली स्वतंत्रता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य। दूसरा है आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए। तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है किसी भी भाग, मतलब कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाग में आप अबाध रूप से घूम फिर सकते हैं, मतलब संचरण कर सकते हैं। कोई भी उपजीविका, मतलब क्या अपने जीने के लिए आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर, लेकिन क्या किसी प्रकार, मतलब क्या यहाँ पर हम हथियार बेच सकते हैं, हम गांजा ड्रग्स बेच सकते हैं? जी नहीं। जो वैधानिक व्यापार है, जो विधि के द्वारा है, वह व्यापार आपको करना है अपनी जीविका के लिए। संविधान में यह नहीं कि कोई भी व्यापार, कोई उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। अभी तुरंत हम बोले थे अनुच्छेद 19 1 के तहत हमें स्वतंत्रता दी जाती है, तो अनुच्छेद 19 2 से लेकर 6 तक उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, यह भी चर्चा किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। तो सबसे पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यह क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चर्चा अनुच्छेद 19 1 के ए में किया गया है। भाषण जो अभी हम आपको दे रहे हैं, यह हुआ भाषण, मतलब क्या बोलना, वाक्य एवं अभिव्यक्ति। बोलना जो है यह हुआ क्या, तो यह हुआ आपका फंडामेंटल राइट, यह हुआ भाषण देना। जैसे अभी हम आपको भाषण दे रहे हैं, कोई नेताजी भाषण देते हैं तो वह अधिकार है भाषण देना, मतलब क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। यहाँ पर वाक्य भी लिख सकते हैं, वाक्य एवं मतलब क्या बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1 के 1 है। एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है, यह हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण की स्वतंत्रता है, मूल संविधान में वाक्य की स्वतंत्रता का चर्चा 2 जगह किया गया है, एक फंडामेंटल राइट में और एक प्रस्तावना में। लेकिन प्रस्तावना में भाषण नहीं लिखा, यहाँ पर स्पीच होगा इसका इंग्लिश, और वहां पर होगा थॉट, वहां पर लिखा होगा क्या विचार एवं अभिव्यक्ति। बात एक ही है, बस मीनिंग अलग है। यहाँ भाषण की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, और प्रस्तावना में थॉट मतलब क्या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की चर्चा जो भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है, तो अभिव्यक्ति की चर्चा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में 2 जगह, प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट में किया गया है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, सभी व्यक्तियों को
अपना अपना अभिव्यक्त करने का तरीका अलग होता है। जैसे हम किसी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपनी कला का प्रदर्शन किस प्रकार करें। एक शिक्षक अपने कला का प्रदर्शन किस प्रकार करेंगे, तो एक शिक्षक अपने कला का प्रदर्शन वह पढ़ा कर करेंगे। एक चित्रकार अपनी कला का प्रदर्शन कैसे करेंगे, तो वह चित्र बना के करेंगे, मतलब चित्रों के माध्यम से। एक गायक अपने कला का प्रदर्शन किस प्रकार से करेंगे, तो वह गाना गाकर करेंगे। एक पेंटर अपने कला का प्रदर्शन, अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शन किस प्रकार करेंगे, तो पेंटिंग बनाकर करेंगे। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, वह व्यक्ति क्या करेंगे, वह इशारा करके वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करेंगे। वो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं, या वो देखते तो हैं, सुन नहीं पाते और वो ना बोल पाते हैं, तो वो रिटर्न में मतलब क्या लिख कर अपनी अभिव्यक्ति को वो प्रकट करेंगे। तो इन सभी प्रकार से आप अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई रोक टोक नहीं। यह फंडामेंटल राइट जो है अनुच्छेद 19(1) का जो है, यह मानवों को, व्यक्तियों को एक गारंटी देता है कि आप अपने इस तरीके से आप भाषण दे सकते हैं और आप अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। चाहे आपका जो माध्यम, उस माध्यम से आप अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है। प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आती है। सूचना का अधिकार, यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आती है। प्रेस की स्वतंत्रता, क्या मूल संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता जैसा कोई शब्द है, तो संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता जैसा कोई भी शब्द का उल्लेख नहीं था, यह हम याद रखेंगे। और ना ही सूचना का अधिकार जो है वह इसके अंतर्गत था। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन वह 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है भारत में। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत यह जो है, यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। सूचना देने की स्वतंत्रता, यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में आरटीआई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया और यह बोला गया कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह भी एक प्रकार का अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पर क्या है कि जानकारी सही होनी चाहिए। मतलब यह हुआ कि जैसे किसी भी सरकार के खिलाफ विधि हमें कुछ बोलना है, तो उनके बारे में हमें सबसे पहले उस संबंध में हमें जानकारी होनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। यदि यह अधिकार मेरे पास नहीं रहेगा तो हम किस प्रकार से उन पर टिप्पणी करेंगे। और यही मेरा हुआ क्या, तो एक पत्रकार है हम और एक जनता है यहाँ के, तो मेरा अभिव्यक्ति का तरीका यही है। तो यह भी है इसके अंतर्गत। सूचना का अधिकार भी अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत है। जैसे सूचना का अधिकार से यह होता है, जो आप सरकार से, लोक सेवकों से जो वाजिब हो, जो सूचना देने योग्य हो, वह सूचना आप उनसे मांग सकते हैं रिटर्न में और वह आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो यह सब स्वतंत्रता जो है, यह सब स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यह हम लोग याद रखेंगे। एक केस याद रखिएगा, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के निर्णय में यह बोला गया कि सूचना का अधिकार भी जो है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक, अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक क्या किया गया है, तो प्रतिबंध किया गया है। प्रतिबंध किस पर, तो जो स्वतंत्रताएं दी गई है उस पर प्रतिबंध किया गया। जैसे भाषण या अभिव्यक्ति से आप देश की एकता व अखंडता और सुरक्षा को यदि ठेस पहुंचा रहे हैं या आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो इस पर प्रतिबंध लगाएगा। तब आप नहीं बोलिएगा कि हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है और आप भाषण देने के दरमियान आप देश के खिलाफ ही भड़का सकते हैं, तो इस पर राज्य के द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतलब क्या, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत राज्य आप पर प्रतिबंध लगा सकती है। वहां पर आप नहीं बोलिएगा कि भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मेरे पास है। राज्य की सुरक्षा से संबंधित यदि कोई चर्चा आप कर रहे हैं जिससे राज्य को लग रहा है कि राज्य की सीमा के बाहर या राज्य की सीमा के अंदर कोई आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो उस पर भी आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैत्री राष्ट्र
या संबंधी राष्ट्र, मतलब क्या भारत का जो पड़ोसी राष्ट्र है या जिससे अच्छा संबंध है उस राष्ट्र के खिलाफ यदि आप कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर यह नहीं है कि जिस राष्ट्र के खिलाफ यदि अच्छा संबंध नहीं है तो उस राष्ट्र के खिलाफ यदि हम बोलेंगे, मतलब क्या भारत का जो भी पड़ोसी राष्ट्र है या भारत का जो विदेश नीति है उसके खिलाफ आप यह कहकर नहीं बोल सकते हैं कि भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब क्या वहां पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना, इस पे भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब क्या न्यायालय की अवमानना का चर्चा है वो अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट, इन दोनों के संबंध में दिया गया है कि इसके तहत वे आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब क्या न्यायालय के द्वारा, यह नहीं कि न्यायालय पर टिप्पणी करना गलत है, लेकिन जो टिप्पणी है वह तर्क संगत होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। मतलब जो मन में आए वो आप नहीं बोल सकते। मतलब न्यायालय की अवमानना यदि आप कर रहे हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति से तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या आप लोक व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, मतलब क्या आप समाज में कुसंगति फैला रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं आप समाज में, या अश्लीलता वाले आप भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, या समाज में आप अश्लील बातें कर रहे हैं, तो इन सब के दरमियान यदि आप बोलते हैं कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह हम बोल रहे हैं तो यह सब आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब क्या यह 4-5 जो टाइप अभी बतलाए हैं आपको, इन सभी के आधार पे आपके ऊपर अनुच्छेद 19(1) के तहत जो स्वतंत्रता दी गई है उसके तहत आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19(1) के बी, वहां पर क्या है, समागम करने की, मतलब क्या आप सभा कर सकते हैं लेकिन वह जो सभा है वह सार्वजनिक स्थल पर होनी चाहिए, और दूसरी बात वह जो सभा है उस सभा में हथियार नहीं होने चाहिए, हथियार लेकर आप सभा का आयोजन नहीं कर सकते हैं, यह भी उल्लेखित है। अब यहाँ पर एक शब्द आएगा, जो सिख बंधु जो होते हैं वह कृपान धारण करते हैं वो, और जब वह जाते हैं गुरुद्वारा या जहाँ उसका उन लोगों का समागम होता है तब वो लोग कृपान लेके जाते हैं, तो एक साथ हजार सिख जाते हैं, तो आपके मन में आएगा कि वो तो हथियार लेके चलते हैं। उनके पास जो हथियार है उसे हथियार की श्रेणी नहीं माना गया है, उनका यह मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 25 जब हम पढ़ेंगे धर्म की प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अंतःकरण स्वतंत्रता, तो वहां पर इस चीज का उल्लेख किया गया कि सिख बंधु जो कृपान रखते हैं वह उनका अधिकार है और वह उनका धर्म है, इस कारण से उसे हथियार की श्रेणी में नहीं माना गया। तो अनुच्छेद 19(b) क्या कहता है, सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन बिना हथियार के, हथियार लेकर नहीं। उसके बाद बोल रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हैं, संघ का मतलब आप एक संगठन बना सकते हैं, आप एक ग्रुप बना सकते हैं, और उस ग्रुप का उद्देश्य है, उस ग्रुप का उद्देश्य किसी भी स्थिति में देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, लोक व्यवस्था को खराब करने की मतलब के उद्देश्य या समाज में अश्लीलता बातों को फैलाने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। पहले था आप बात जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर खत्म नहीं हुआ, जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 स्पेशल प्रोविजन जो था वह समाप्त कर दिया गया, तो अब आप वहां भी जाकर बस सकते हो। क्या भारत राज्य के किसी भी क्षेत्र, मतलब राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद है राज्य क्षेत्र के अबाध रूप से संचरण मतलब क्या, घूमने की स्वतंत्रता, आपको कहीं भी भारत में घूमने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, इसके लिए आपको परमिशन लेने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए उपजीविका, आजीविका चलाने के लिए आपके पास व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह व्यापार होना चाहिए, वह गैर कानूनी नहीं, वह कानूनी होना चाहिए व्यापार। मतलब क्या, यदि आप गलत व्यापार करते हैं और तब आप बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट है हमें आजीविका चलाने के लिए, तो यह नहीं होगा, क्योंकि हम अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) तक में प्रतिबंध भी बतलाया गया है। तो उसके तहत आपको वही व्यापार करना होगा जो व्यापार देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, लोक व्यवस्था को, इन सभी में से किसी को ठेस नहीं पहुंचाती है या इन सभी में से किसी का वह उल्लंघन नहीं करती है, उस प्रकार से व्यापार आप कर सकते हैं। तो यह था अनुच्छेद 19। तो अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यह बोला गया कि अपराधों के 2 सिद्धि में संरक्षण। यहाँ पर अपराधों के 2 सिद्धि में संरक्षण जो है, अनुच्छेद 20 को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो यह बोल रहेगा कि जिस समय
अपराध, जिस समय आप अपराध किए, मतलब क्या कोई अपराध किया है, उस समय जो कानून बना है उसी कानून के तहत उन्हें सजा दी जाएगी। सबसे पहली बात यह है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 2019 में मान लीजिए जो एक थप्पड़ किसी को मारने पर उसे 3 दिन की सजा है। किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारने पर उसे 3 दिन की सजा है, यह नियम है 2019 में। और कोई व्यक्ति उस घटना को 2018 में किया है और 2018 में था कि एक थप्पड़ मारने का सजा था सिर्फ जुर्माना, और वह जुर्माना था 3 रुपया। तो यहां पर यह बोला कि जिस समय आप अपराध किए हैं, तो 2019 में जो व्यक्ति घटना किया है वह यह नहीं बोलेगा कि हमें 3 रुपया हमसे जुर्माना ले लीजिए और हमें छोड़ दी, क्योंकि पिछली बार जब यह घटना, पिछले साल जब यह घटना हुई थी तो हमें 3 रुपया लेकर छोड़ दिया गया था और वही रूल। तो वहां पर यह देखा जाएगा कि उस घटना के लिए, उस क्राइम के लिए, उस अपराध के लिए उस समय देश का कानून क्या कह रहा है। मतलब क्या, जिस समय जो घटना घटी है उस समय उस घटना के लिए, उस अपराध के लिए देश के कानून में क्या प्रावधान है, जो प्रावधान है उस प्रावधान के अंतर्गत ही उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, ना कि पहले वाले कानून के तहत और ना ही आने वाले कानून के, मतलब क्या बाद में आने वाले कानून के तहत। कहने का मतलब यह है, घटना घटी 2019 में और 2019 में था जो रेप यदि कोई करता है नाबालिग लड़कियों के साथ, बालिका के साथ, तो उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन 2020 में या 2021 में कानून यह बन गया कि जो रेपिस्ट है उन्हें डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति 2019 में किया है तो उसे 2019 के अंतर्गत जो प्रावधान था संविधान में, मतलब क्या, जो आईपीसी में जो प्रावधान था, जो देश के कानून प्रावधान था, उसी प्रावधान के अंतर्गत इस 2019 वाले व्यक्ति को फांसी दी जाएगी और 2020 में जो रेपिस्ट है उसे, या 2021 में जो रेपिस्ट है उसे एनकाउंटर किया जाएगा, उसे फांसी नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या, जिस समय घटना घटा उस समय देश का जो कानून कह रहा है उसके अंतर्गत अपराधी को सजा दी जाएगी। दूसरा बात, एक ही अपराध, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। कहने का यहां पर क्या मतलब है, एक ही अपराध, कोई व्यक्ति यदि अपराध एक किया है तो उसे एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, एक अपराध के लिए उसे बार बार सजा नहीं दिया जाएगा। इस बात को हमें याद रखना है। जैसे मान लीजिए कोई यदि चोरी किया है तो उसे सजा मिल गई है चोरी के लिए 3 माह जेल और 1000 रुपया जुर्माना है, या 2 साल जेल और 10,000 रुपया जुर्माना मान लीजिए, और 2 साल उसका पूरा गया, वो जुर्माना भी पेमेंट कर दिया है, अब वो बाहर निकल गया है, अब उसे उसका सजा खत्म हो गया है। फिर 2 साल बाद उसी जुर्म में, उसी चोरी वाला जुर्म में जिसमें उसे 2 साल पहले अरेस्ट किया गया, उसी जुर्म में फिर उसे सजा या उस अपराधी को सजा नहीं दिया जाएगा। यह याद रखेंगे हम, मतलब एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और तीसरा बात या तीसरी बात है, खुद के खिलाफ गवाही। मतलब क्या, खुद के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा हिंदी मूवी में, जो कोई व्यक्ति थाना में तो कबूल लेता है कि ये जो हाँ फलाना क्राइम हमने किया, लेकिन जब वो कोर्ट जाता है तो वहां पर वो अपनी घटना को नहीं कबूलता है। और जब उसे बोला जाता है कि तुमने यही बात थाना पर कहा था, तो उसके द्वारा बोला जाता है कि हुजूर हमसे जबरदस्ती यह बात बुलाया गया है। कहने का मतलब क्या है, खुद के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भी उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 20 के तहत जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें यह तीसरी प्रकार की जो स्वतंत्रता है वह बतलाती है कि खुद के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाही देने का या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे अनुच्छेद
21, अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या जीने की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत आएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही यह हुआ अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसे ही हम लोग जीने की स्वतंत्रता भी बोलते हैं। जीने की स्वतंत्रता का मतलब यहां पर यह हुआ कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं। मरने का अधिकार यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है, मरने का मतलब कि आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। तो हमारा संविधान हमें जीने का अधिकार तो देती है, लेकिन मरने का अधिकार हमारा संविधान हमें नहीं देता है। तो जीने के अधिकार में जो है, जीने के लिए मकान भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, जीने के लिए एजुकेशन भी चाहिए, और जीने की स्वतंत्रता में ही आता है हमें स्वच्छ वायु भी चाहिए, हमें स्वच्छ जल भी चाहिए। जीने की स्वतंत्रता में ही, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ही शयन करने की स्वतंत्रता, शयन मतलब क्या, सोने की स्वतंत्रता भी आती है। जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही विद्युत, बिजली भी जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि यह भी अब आधारभूत जरूरत बन गया है आदमी का। और जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही विदेश यात्रा करने का भी अधिकार आता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मन है कि हमें अमेरिका जाना है या उन्हें घूमना है, और उस राष्ट्र में प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है भारत की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कि आप फलाने कंट्री का व्यक्ति मेरे कंट्री में नहीं आ सकता, और आपका इच्छा है, और यदि उस समय देश की, मतलब दोनों देश की रिलेशनशिप वो अच्छी है, तो आपको वहां जाने के लिए, उस देश जाने के लिए सरकार के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यह बात आया था, आप लोग को याद होगा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी बनाम, लिख सकते हैं हम लोग, भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इस वाद में हुआ क्या था, तो मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और उन्हें विदेश जाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। तो मेनका गांधी इस बात को लेकर कोर्ट पहुंची, और कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने की स्वतंत्रता है, और यह जो स्वतंत्रता है, विदेश जाने की जो स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने की अधिकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। क्योंकि उस व्यक्ति का इच्छा है और उसे लगता है कि मैं विदेश जाऊंगा और मुझे अच्छा से मुझे घूमना फिरना, वहां मुझे रहना है, तो वह आप जा सकते हैं। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है फोन टैपिंग। जो फोन टैपिंग है वह नहीं किया जाएगा इसके अंतर्गत, वह भी जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। तो यह सब जीने की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत आप लोग को याद होगा, लगभग 30 से 40 साल पहले एक नर्स थी, शाहबानो, एक नर्स थी, और उस नर्स के साथ उसका कर्मचारी ही बलात्कार करता, मतलब रेप करता है, और रेप करने के बाद वह जो नर्स थी, वह नर्स का इतना दयनीय स्थिति हो जाता है कि वह कोमा में चली जाती है। और कोमा में जाने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति जिंदा तो है लेकिन वह मरा हुआ है, सिर्फ वो देख सकता है, लेकिन उसके शरीर के किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता है। तो उनकी जो वकील थी, साहबानों की जो वकील थी, जो नर्स थी उसकी वकील थी, 40-45 साल कोमा में रहने के बाद उनका वकील कोर्ट में जाकर यह याचिका दी थी कि हुजूर, अब इन्हें मरने का अधिकार दिया जाए। मतलब क्या, अब इन्हें किसी भी इंजेक्शन के द्वारा या दवाई के द्वारा अब इन्हें सही ढंग से मौत दे दिया जाए, क्योंकि यह किसी, मतलब क्या, जीवित तो हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, और 40-45 साल से वह भी एक ही बेड पर सोए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर
यूथेनेसिया एक नाम आप लोग सुने होइएगा, उसके तहत बोला गया है मरने का अधिकार। लेकिन वहां पर यह नहीं कि मेरा मन हुआ हम मर गए। मरने का अधिकार में यह है कि जो 4 स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं एमबीबीएस, उनका जो बोर्ड है, उस 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा सभी रिपोर्टों को जांच परीक्षण करने के तत्पश्चात परिवार के सदस्यों की अनुमति के बाद और सभी रिपोर्ट जांच करने के बाद और रिपोर्ट जांच करने के बाद ही उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे वो डॉक्टर जो इन्हें इनके परिवार के विचार से और इनका यह सब कंडीशन था, इसके कारण इन्हें यह इंजेक्शन दिया। तो उसमें कंडीशन है कोई इंजेक्शन देकर या कोई ऐसा पार्ट को हटाने के बाद शरीर का जिसके तहत उनकी मृत्यु हो जाए। तो उस केस में यह निर्णय दिया गया जिसके तहत यह बोला गया था कि मरने का अधिकार भारत के संविधान में नहीं है और उन्हें नहीं मारा जा सकता है। जब तक वह हैं तब तक उन्हें रहने दिया जाएगा। लेकिन हाल के वर्षों में इधर 1-2 वर्ष पहले यह घटना फिर से उजागर हुआ और कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि यूथेनेसिया जो है वह किया जा सकता है, लेकिन 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, परिवार के व्यक्तियों की अनुमति और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट डीएम होते हैं उस डीएम की अनुमति और 2-4 व्यक्ति को उस बोर्ड में शामिल किया गया। उन सभी के हस्ताक्षर रहित होने के बाद उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इससे दयनीय होता। तो यह सब है क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब क्या, जीने की स्वतंत्रता। एमसी मेहता जो है वह बहुत बड़े पर्यावरणविद थे और वह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकील। एमसी मेहता पर्यावरणविद का मतलब क्या, पर्यावरण के अच्छे जानकार। तो पर्यावरण, स्वच्छ वायु कैसे मिले, स्वच्छ जल कैसे मिले, यह सब भी स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आपके पास। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति, यह नहीं कि जो जिस व्यक्ति का हनन हो रहा है वही व्यक्ति जा सकता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है या आपके बगल में कोई नदी बह रही है या कोई तालाब है और उस तालाब का पानी बहुत ही दूषित हो गया है और उस तालाब का पानी व्यक्ति यूज कर रहा है पीने के लिए, स्नान करने, बहुत सारा उस पानी का यूज कर रहा है और उस पानी को साफ करने का कर्तव्य वहां के नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का है, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो कोई भी व्यक्ति इस विषय को लेकर याचिका दायर कर सकता है और यह सामूहिक हो जाएगा। जैसे ही इस पर याचिका सुनवाई होगी तो यह एक तरह से वहां बोलेंगे कि यह वह जो तालाब है वहां के आसपास जितने व्यक्ति हैं उनका जीने के अधिकार के अंतर्गत यह आता है और वहां वो पानी को स्वच्छ करना वहां के नजदीकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का यह कर्तव्य है। तो यह सब आप लोग इसके अंतर्गत याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार, इसमें यह बोला गया है कि जीने के अधिकार में, मतलब क्या, फंडामेंटल राइट में शिक्षा का जो अधिकार है वह भी महत्वपूर्ण है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह चर्चा भी किया गया फंडामेंटल राइट, मतलब क्या, बच्चा का यह अधिकार होगा शिक्षा ग्रहण करना, निःशुल्क शिक्षा। तो इसका वर्णन कहा अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष। और यहाँ यह फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएस भी है। अनुच्छेद 45 में भी यह बोला गया नीति निर्देशक तत्व वह राज्यों के लिए है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है 51 के क में। 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पर भी दिया गया है शिक्षा का अधिकार। तो उसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक बच्चे के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे। और अनुच्छेद 21 क में किसका अधिकार है, तो यह है बच्चा का अधिकार। 45 राज्य का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि वह अपने राज्यों में सही ढंग से शिक्षा का व्यवस्था करके स्कूल खोल के जो भी उनका तंत्र हो उसके तहत वह बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज प्रत्येक गार्जियन का भी, हाल ही में मोदी सरकार में यह बोला गया कि कोई भी गार्जियन, कोई भी माता पिता स्कूल के समय में यदि बच्चों से काम करवाते हैं तो उनके माता पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब कि स्कूल के समय में वह अपने बच्चों को स्कूल भेजे, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। पहला है हिरासत में लेने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को प्रशासन आके उठा के लेके चली जाती है, हिरासत में मतलब अरेस्ट कर लेती है, तो उसे बताना होगा कि जो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को, मतलब क्या, प्रशासन उस व्यक्ति को किस जुर्म में अरेस्ट कर रहा है।
और आपका यह अधिकार है, जिसे अरेस्ट किया गया है उसका यह अधिकार है कि वह उस अधिकारी से, उस आईओ से जो उन्हें अरेस्ट करने आया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से यह पूछे कि आप जो हमें आए हो अरेस्ट करने के लिए या गिरफ्तार जो कर रहे हैं, किस जुर्म में आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, यह आप पूछ सकते हैं। लेकिन यह आप पूछ तो सकते हैं, संविधान में ऐसा बोला गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि आप वास्तविक में पूछते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई ऊपर से करी जाती है और आपको गाली गलौज प्रशासन द्वारा आपके साथ किया जाता है। लेकिन आपके पास यह अधिकार है हिरासत में लेने का मतलब क्या है, किस कारण से लिया है, यह पूछने का अधिकार। दूसरा है 24 घंटा। आने और ले जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, जिसे अरेस्ट किया गया, उस व्यक्ति को उस प्रशासन का, उस पुलिस अधिकारी द्वारा दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। लेकिन क्या, आने और ले जाने का समय छोड़कर 24 घंटा के अंदर। लेकिन यह भी लिखा हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। थाना पे ही किसी भी व्यक्ति को 2-2, 3-3 दिन तक बैठा लिया जाता है। लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें उस पर ध्यान देना जो संवैधानिक बात है, क्योंकि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, तो जो संवैधानिक बात है वो हम याद रखें। 24 घंटा के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा अपने पसंद के वकील। आपके पास यह राइट है कि आप अपने पसंद के वकील से जेल के अंदर भी, मतलब सेल के अंदर भी आप भेंट मुलाकात कर सकते हैं, वकील से आप वार्तालाप कर सकते हैं और वकील को आप अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपने मनपसंद के वकील से नहीं बात कर सकते, नहीं रख सकते, मतलब आप अपने पसंद के वकील रख सकते हैं। यह भी आपका फंडामेंटल राइट है। निरोध का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि निरोधक कानून, मतलब क्या, जैसे वह पोटा, टाडा, इस सब के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को सजा दिया जाता था, अब तो है नहीं कोई आतंकवादी के लिए कोई विशेष कानून हमारे भारत में वर्तमान में भी लागू नहीं है। निरोध मतलब यह टाडा पोडा, इसके तहत यदि किसी सजा मिलती थी तो उसे यह सारा अधिकार नहीं दिया जाता था, यह याद रखेंगे हम लोग। दूसरी बात, इस व्यक्ति को यह 24 घंटे वाला अधिकार नहीं था। इसे आप 3 महीना तक आप इसे रख सकते थे बिना किसी, मतलब इसे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं था कि आप इसे किस कारण से अरेस्ट किए हैं। और गिरफ्तार निवारक कानून का मतलब यह हुआ, कोई घटना घटने से पूर्व ही पुलिस को जानकारी मिल गई कि फलाने नाम का जो व्यक्ति है वह इस तारीख को या अब घटना करने वाला है, तो उससे पहले ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, जिससे वह घटना घटित ना हो। और किसी दुश्मन देश का कोई व्यक्ति यदि अरेस्ट हुआ है तो उसे भी यह सब अधिकार नहीं है, पुलिस को बताने का कोई अधिकार, पुलिस उसे यह सब नहीं बताएगी और वह यह भी नहीं बोलेगा कि फंडामेंटल राइट, उसे इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। 3 महीना के बाद यदि कोई कार्रवाई, यदि कोई साक्ष्य इसके खिलाफ नहीं मिला तो 3 महीना के बाद आप इसे छोड़ना होगा आपको। लेकिन आप यदि इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हाईकोर्ट के जज जो हो या जज बनने की जो योग्यता रखता हो या भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश कहाँ के, तो हाईकोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यों का जो कमेटी होगा वह कमेटी इस संबंध में आपको निर्णय देगी। तो आज हम लोग भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस संबंध में समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।